नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम टारगेट करते हुए चले तो राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है, जैसे कि आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित होती है, उसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनके अंदर जो टॉपिक सिलेबस के अंदर जो दिए गए हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यानी जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जो सबसे बड़ा अहम जो अपना योगदान देता है वो कौन सा विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा विषय है? साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट पेपर जो जीके का आता है उसके अंदर ही आपका किस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है? मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को ऐड किया गया है। तो सभी सब्जेक्ट जैसे की बात करें तो आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं तो उनके 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबरों के। और राजस्थान का भूगोल है तो भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का हम कह सकते हैं राजस्थान का इतिहास है या फिर राजस्थान का की राज्य व्यवस्था है, तो इन सभी के 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 अंकों के होते हैं। तो आज हम वही सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से आप सभी के सामने मैं डिस्कस करूंगा, और जहां भी आपको समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट में बता देना, ताकि मैं उसको आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर कोई बड़ा डाउट हो आपको जिसमें हमारा समय भी थोड़ा आपको चाहिए होगा हमसे बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नायक आईएएस एकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन करें और वहां पे अपना कमेंट रखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे, वैसे अगर आप रीट यानी प्राइमरी शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का उसके अंदर पार्ट रहता है। अब बात आती है कि इसमें टारगेट किसको करेंगे हम? वरिष्ठ अध्यापक को। इसके जो भी कह सकते हैं टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे हम चर्चा करने वाले हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड है यानी स्कूल व्याख्याता, उसके अंदर कई सारे जो सेकंड ग्रेड से टॉपिक थोड़े से अलग है। जो स्कूल मैनेजमेंट जो आप पढ़ते थे उसके साथ में शिक्षा मनोविज्ञान को अब क्या है कि सेकंड पेपर से हटा करके उठा के फर्स्ट पेपर के अंदर डाल दिया गया है। तो आप फर्स्ट ग्रेड वाले भी अच्छे से हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ जो भी हम नोट्स बनाते हैं वो अच्छे से नोट्स से बनाते रहना और रिवीजन करते रहना। हम आपकी सफलता की शुभकामनाएं हमें अग्रिम बधाई आपको देते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक दिलासा भी दिलाना चाहता हूं, या फिर हम कह सकते हैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूं कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वैसे आप डेमो के माध्यम से मान लीजिए कि आज हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास रहेगी इस बैच के लिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से डेमो के रूप में देखें और फिर आगे निरंतर जारी रखें अगर आपको अच्छी लगती है क्लास। और इसी के साथ में हम बात कर सकते हैं जैसे कि कई सारे वरिष्ठ अध्यापक से जो अन्य टॉपिक है इसके, वो भी हम लोग है जो कि अलग से ऐड इसके अंदर कर देंगे। मैं आपको उन सभी की भी क्लासें दे दूंगा ना, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। और गारंटी क्या थी कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे इसको टाइम देना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। हमारा क्या रहता है कि हम जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो हम समझा सकते हैं, और मटेरियल जो होता है वो बेहतरीन से बेहतरीन दे सकते हैं आपको, है ना। जिसमें आप अच्छे से तैयारी करें तो बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कहने का मतलब यही है कि हमारे साथ में जो हमारी क्लास से जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं वो 18 क्वेश्चन तो लगभग सही करके ही आते हैं। 20 में से 18 क्वेश्चन मायना रखता है, 18 क्वेश्चन सही करके ही आते हैं। और लगभग कई तो 20 भी प्रश्न सही करके आते हैं। क्या होता है कि इसमें अप्लाइड सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे कि आप क्या रट्टू तोता आपको बनना नहीं है, खोजी पत्र भी आपको नहीं बनना है। तो इसमें हम बात करें जैसे कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल बताया है सवाल के, जैसे ये रहेगा, जैसे हम मैथ के सवाल निकालते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको माइंड से उसको समझने की कोशिश करना है, ताकि दूसरा प्रश्न भी उसमें जैसे आप बोलोगे कि सर आप लोगों ने तो ये लिखवाया है और ऐसा सेम एज इट इज प्रश्न यहाँ पे आया नहीं है। जैसे हिस्ट्री में डेट वगैरह आती है तो वैसे वो तो एज इट इज डेट रहती है, उसके अंदर दूसरा कोई
चेंज करके नहीं लिखवा सकते, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको समझेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी वहाँ पे दे दिया जाए प्रश्न में, तो आप उसको समझ के और उसके अंदर डिफरेंट करके आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो सिद्धांत था, या फिर इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग हैं जो कि अच्छे से हमारे साथ में बने रहना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, जहाँ भी डाउट रहती है तो आप हमें जरूर बताएं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी मैं आपसे करूंगा, और आप में से कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो आपके चंद पॉइंटों से जो पिछली सेकंड ग्रेड के अंदर या फर्स्ट ग्रेड के अंदर रह गए हैं, तो इस बार उनका जरूर हो जाएगा। तो मतलब मैं उन सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलूँगा, जैसे कि जिन्होंने एक बार कोर्स ले रखा है या फिर ले लिया है या फिर कोर्स को कवर कर दिया है और इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार में उनका जरूर हो जाएगा। तो वो भी हमारे क्लास को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। चाहे शिक्षक कितना भी कुछ सीख ले, लेकिन जब वो ऐसे उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, तो उस दिन से क्या हो जाती है, उसकी शिक्षा की जो हम कह सकते हैं स्तर है वो नीचा चला जाता है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि जिसको शिक्षा की मेमोरी जो ये पूरी फुल कभी नहीं होती है। इसमें जो भी आए उसको सीखते रहे, अपने आप में निपुण कभी नहीं होना है कि मेरे को बस इतना ही चाहिए या फिर मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आपको अगर जो भी हम पढ़ाते हैं तो आपको आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से दोबारा समझने की कोशिश करें, आपकी रिवीजन हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप लोग हैं जो कि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको अच्छे से हमारे साथ में क्लास लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे वैसे लगा रखे हैं, आप लिखिए दोबारा से, हेडिंग लगाओ शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, शिक्षा मनोविज्ञान में इसका जो अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और इसका क्या क्षेत्र रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान किस क्षेत्र में फैली हुई है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो इसकी क्या उपयोगिता रहती है। शिक्षा जो शब्द है वो कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। एक बार आप केवल और केवल समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप समझ लेते हैं तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है। जब अच्छे से समझ लेते हैं तो लिखने की क्या जरूरत आपकी बिल्कुल नहीं रहती है। पहले इनको दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। पहले समझेंगे शिक्षा, फिर बात करेंगे हम मनोविज्ञान की। ठीक है, तो शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है, संस्कृत भाषा के, लिखवा दूंगा मैं एक बार, आप समझने की कोशिश करें। संस्कृत भाषा के किससे बना है, शिक्ष धातु से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे कि शिक्षा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यानी ये जो शिक्षा शब्द है ये अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है। एजुकेशन यानी शिक्षा शब्द, शिक्षा जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एजुकेशन। क्या कहा जाता है, एजुकेशन। और एजुकेशन है जो कि लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन से बना है, एडुकेटम, EDUCATUM। किससे बना है, यानी शिक्षा का अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एजुकेशन कहा जाता है, और एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। और फिर बात आती है एडुकेटम। तो एडुकेटम खुद भी किसी और से जुड़कर बना है। एडुकेटम स्वयं ई और डीको, ई व ड्यूको, ई व ड्यूको लैटिन भाषा की ई
वह ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, या फिर हम कह सकते हैं जुड़ करके बना है। ठीक है, समझ में आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग करके हम समझेंगे। पहले शिक्षा का अर्थ जानते हैं, इसकी उत्पत्ति जानते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है और इन सभी के बारे में इसकी क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से इसको है जो कि वर्तमान समय में अप्लाइड किया जा रहा है। तो ये बात हम करते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम ई और डी को से है जो कि जुड़ करके बना है। अब इन सभी की अलग अलग परिभाषाएं देखिए। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे जो विद्वान हैं उन सभी ने अलग अलग परिभाषाएं दी है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वैसे इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? अर्थ सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। क्या इसमें यह रहता है कि आप ज्ञान प्राप्त अपने से बड़े से ही कर सकते हैं या फिर कोई निश्चित व्यक्ति होता है उसी से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बड़ों से भी कर सकते हैं, बराबर वालों से भी कर सकते हैं। जहां भी आपको कुछ भी चीज सीखने के लिए प्राप्त हो वह क्या कहलाती है? आपके कुछ भी सीखना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो हमसे कम क्वालिफाई है तो हम उससे नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं किसी से भी। तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहलाता है? वो शिक्षा कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो कई सारे विद्वानों ने अलग अलग जो शिक्षा की परिभाषाएं दी है। किसी ने कहा है कि शिक्षा आत्मा का, शिक्षा मनोविज्ञान को किसी ने कहा है कि आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कहा है कह सकते हैं मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, किसी ने कहा है कि ये व्यवहार का विज्ञान है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं, यानी शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। अब एक प्रश्न मैं आपको करता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप उसका राइट आंसर दे पाते हैं क्या? प्राचीन काल में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या था? एक बार फिर मैं यहां से यहां लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करें। प्राचीन काल में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? अब ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन भी चाहिए आपको तो 1 2 3 और 4। शिक्षक था या बालक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? अब बताओ क्या होगा? या फिर आरपीएससी जो 5वां ऑप्शन भी शुरू कर दिया है वो भी दूंगा? नॉट इनमें से, यानी कोई भी आप ऑप्शन नहीं करना चाहते तो वैसे लिखिए, आप फटाफट से बताइए आप कि प्राचीन काल में। देखिए यहाँ पे मेन आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आप करते हैं तो उसमें, वैसे एक बार मैं थोड़ा सा आवाज चेक कर लेता हूँ, आवाज अच्छे से आ रहा है ना? आवाज अगर अच्छे से आ रहा है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी प्राचीन काल में प्रश्न क्या करना है कि अधिक सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण है जो कि प्रश्न को गलत कराते हैं। एक तो असत्य सत्य, या फिर एक नहीं है, एक है, और एक इसमें जो प्रश्न के अंदर जो मेन मुख्य बात पूछी क्या है, प्राचीन काल पूछा है या वर्तमान काल पूछा है। तो ये बात तो थोड़ी सी आप अपने अंदर क्या करेंगे, याद आपको रखना है। वैसे जब क्या करते हैं आप तुरंत देखते हैं बोल हाँ शिक्षा का जो कैसी है, वर्तमान में कैसी है, प्राचीन काल में कैसी है, तो तुरंत आप करके आ जाते हैं। फिर आके देखते हैं यार इसमें तो वर्तमान काल का पूछा है, प्राचीन का नहीं पूछा है, या फिर प्राचीन का पूछा है वर्तमान काल का नहीं पूछा है, और मैंने तो ऐसे कर दिया, ये गलत हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेकेंडों के अंदर अच्छे से प्रश्न को समझ के और इसको अप्लाइड जो आंसर देना है। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो कैसी थी भाई? प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी? इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या था? क्या था? शिक्षक था। शाबाश, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो एक इसका जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षक था। अब कैसे था वो बात करते हैं। और वर्तमान में यहाँ पे आ जाए तो
चलो एक बार पहले समझने की कोशिश करें। यही प्रश्न यहां पे आ जाता कि वर्तमान काल में, वर्तमान काल की बात आ गई तो क्या होता है यहां पे, बालक। वर्तमान काल में बालक होगा, यानी बालक के सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की शिक्षा जो है प्रारंभ की जाती है। अब कौन सी सभी बातें, यानी प्राचीन काल की बात करें, वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। केंद्र बिंदु क्या है इसका, बालक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। एक बार मैं सभी समझाने की कोशिश करूंगा इसको, फिर अच्छे से लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए ये है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो शिक्षक था, उसके द्वारा, क्यों था, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम उपलब्ध जो करवाया जाता था, बालक क्या करता था, उसी का अनुसरण करता था, उसी को याद करता था, उसी के अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते थे। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम बालक से संबंध नहीं रखता हो, बालक की हर एक गतिविधियों, जो इनकी परिस्थितियां हैं, इनसे हम कह सकते हैं मेल नहीं कर रहा हो, जो टीचर के मन में आया कि भाई मुझे ये पाठ्यक्रम लागू करना है, ये विषय वस्तु इसके अंदर लागू करनी है, तो वो अपने हिसाब से दे देता। तो कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल के अंदर, पुराने जमाने में, पुराने समय के अंदर जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित, टीचर जो लागू करता पाठ्यक्रम विषय वस्तु वही होता था। लेकिन वर्तमान में क्या किया जाता है कि वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी इसका केंद्र बिंदु की बात करें तो क्या होगा, बालक होगा। अब वो कैसे, यानी वर्तमान काल में बालक की जो रुचि कैसी है। वैसे आपको पता है कि मनोविज्ञान के अंदर सीखा क्या जाता है कि स्कूल के अंदर जब आप टीचर बनते हैं तो बालक जो होता है उसकी हर एक परिस्थिति क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसकी आयु, उसका स्तर, इन सभी को देखते हुए उनको शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, उसको ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे हम बात कर सकते हैं, आप नेट जेआरएफ वगैरह हम कह सकते हैं करते हैं, तो शिक्षण जो अभिरुचि आप पढ़ते हैं, कौन सा था वो, ठीक है, तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं जो आपको स्कूल किस हिसाब से जो चलानी पड़ती है, या फिर बच्चों के बारे में किस प्रकार से, ऐसा है नहीं कि जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको, और हम कह सकते हैं जो होशियार विद्यार्थी उन सभी को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर आप लोगों ने पाठ पढ़ाया और होशियार जो विद्यार्थी है उसने अच्छे से उसको पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, और जो कमजोर विद्यार्थी था उसने बिल्कुल भी, उसको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट में नहीं बढ़ना है। उस जो कमजोर विद्यार्थी है उसको भी अच्छे से अलग हम कह सकते हैं विधियां द्वारा लागू करके उनको है जो कि ऊपर लेके आना है, और जो होशियार विद्यार्थी उनके बराबर उसको करने की कोशिश करनी है। तो उन सभी की रुचि, जो उनकी क्या रुचि है, उनकी अभिक्षमता है, उनकी आयु स्तर, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की शिक्षा जो कि करवाई जाती है, इसलिए क्या कहलाती है, यानी बालक की, समझ में कोशिश करें, वर्तमान की शिक्षा बालक की रुचि, बालक की अभिक्षमता, बालक की आयु, बालक का स्तर, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की शिक्षा करवाई जाती है, इसलिए ये शिक्षा क्या कहलाते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहलाती है, ठीक, बस ओके। अब हम बात करेंगे शिक्षा के जो अन्य अर्थ है वो पढ़ेंगे, यानी इसमें 4-5 परिभाषाएं हैं, 4-5 अर्थ है शिक्षा का। एक तो आता है एड्यूकेयर, एक आता है एड्यूसियर, एक आता है एड्यूकेटम, एक आता है ईड्यूको। इन सभी का अर्थ क्या है ये हम बात करने वाले हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर हम क्या करते हैं, इन सभी को अच्छे से थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखते रहेंगे, ताकि साथ साथ जैसे कि अभी हम लोगों ने जो बातें पढ़ी है इतनी देर में, और उसी को आप तुरंत जब लिखते हैं तो आपको क्या है कि वो थोड़ा अच्छे से समझ में आने की कोशिश ज्यादा रहती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं इसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक,
अब लिखो, साथ साथ लिखते रहना कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। अब लिखिए यहां से, लगातार लिखते रहे। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है या फिर बनी है, शिक्ष धातु से बनी है। ठीक है, शिक्ष धातु को अंडरलाइन कर देना। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। लिखिए साथ साथ, शिक्षा संस्कृत। वैसे मेरी ये गारंटी एक रहती है, मेरी एक खास बात ये भी है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी लिखवाया है मैंने, वो मैं साथ साथ याद करवाते रहता हूँ, याद करवाते चलता हूँ। वैसे 90% आपको तुरंत याद होता है, और फिर आप अगर एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं तो आपको अच्छे से ये याद हो जाता है, और आपका परमानेंटली ये आपकी जो स्थायी मेमोरी होती है उसमें सेव हो जाता है। अब लिखिए, प्राचीन काल में शिक्षा जो है उसका केंद्र बिंदु शिक्षक था, और उसके द्वारा जो विषय और जो पाठ्यक्रम जो लागू किया जाता था, बालक उसी को है जो कि याद करता था। लिखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन हुआ करता था? केंद्र बिंदु शिक्षक था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक था, उसी के द्वारा, ऐसे लिखे आगे, उसी के द्वारा जो विषय, उसी के द्वारा जो विषय कोमा पाठ्यक्रम लागू किया जाता था, बालक क्या करता था? उसी को पढ़ता था या फिर याद करता था, उसी को याद करता था या फिर रीड करता था। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से जिस प्रकार से आपको समझना है वैसे आप इसमें लिखते रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी को यानी लागू किया जाता था, या फिर लिख सकते हैं उपलब्ध जो करवाया जाता था। कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उपलब्ध करवाया जाता था ऐसे लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, तो इतना लिखिए फटाफट से, और फिर एक लाइन और लिख दिए, वर्तमान की शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है या फिर छात्र है। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, ऑब्लिक लिखे छात्र है।
किस प्रकार से हैं वो भी बात करते हैं। पहले लिखिए, इतना फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिख रहे हैं ना अच्छे से? चलो लिखिए। वैसे ये जो भी लाइन मैंने लिखी है ये आप सभी को याद हो गई शायद। वर्तमान में शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर यहां तक लिख दिया कि वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। फिर लिखे क्योंकि वर्तमान में बालक की रुचि, उसकी अभिक्षमता, आयु स्तर आदि को मद्देनजर रखते हुए या फिर उसको ध्यान में रखकर है जो शिक्षा प्रदान की जाती है। लिखे क्योंकि वर्तमान में बालक की रुचि क्या है? रुचि, अभिक्षमता, ठीक है, यानी बालक की रुचि क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसका स्तर क्या है, उसकी आयु क्या है, उनके अनुसार है जो कि बात की जाती है। क्योंकि वर्तमान में बालक की रुचि, अभिक्षमता व आयु स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रदान करवाई जाती है, की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए या फिर ऐसा लिखे, अतः है इसे बाल केंद्रित शिक्षा या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहा जाता है। अतः इसे बाल केंद्रित शिक्षा या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहा जाता है। अतः इसे बाल केंद्रित शिक्षा, कोष्टक में लिखे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, अतः इसे बाल केंद्रित या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इसे है जो कि कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शिक्षा के अन्य जो अर्थ है उनको समझते हैं एक एक करके। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक एक करके मैं पॉइंट आपको समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट आगे लिख लिया यहाँ तक। फिर शिक्षा के अन्य जो अर्थ है उनकी बात करते हैं। लिखो पहले, चलो अब लिखो शिक्षा के अन्य अर्थ। एक हेडिंग लगाओ, शिक्षा के अन्य अर्थ। शिक्षा के अन्य अर्थ। अब 4 शब्द आपको लिखने, अच्छे अच्छे शब्द। वो क्या है? पहले लिखना आपको, क्या लिखना भाई? EDU करके मैं लिख रहा हूँ, इसमें कर्सर राइटिंग इसको नहीं लिखूंगा। EDUCARE क्या है? एडुकेयर। फिर दूसरा आ जाएगा EDUCERE एडुसियर।
फिर आता है एड्यूकेटम, EDUCATUM, क्या हो गया, एड्यूकेटम। फिर एक आता है EDUCO, क्या हो गया, ईड्यूको, क्या हो गया, ईड्यूको। अब इनको आगे वैसे समझने के लिए लिखता हूं आगे हिंदी में ताकि समझ में आ जाए। ये क्या है, एड्यूकेयर, एड्यूकेयर, ठीक है। एड्यू सी, यहाँ पे देखो ए और ई का दो इतना ही फर्क है, सीयर और केयर में कितना फर्क है, एड्यूकेयर और ये हो जाएगा एड्यूसियर, एड्यूकेटम और ईड्यूको। पहले इसको लिखते हैं हिंदी में, एड्यूसियर, एड्यूसियर, फिर इसको लिखते हैं एड्यूकेटम, फिर इनका अर्थ लिखते हैं आगे ईड्यूको, क्या हो गया, ईड्यूको, ठीक है। अब इनका अर्थ लिखते हैं और समझने की कोशिश करना है, मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा तुरंत ही, आप बस देखते रहना साथ। देखिए क्या शब्द आता है यहाँ पे, एड्यूस केयर। केयर का अर्थ क्या होता है, केयर का मतलब होता है किसी को संभालना, किसी की रक्षा करना, किसी को हम कह सकते हैं पालना पोसना, वो क्या होता है, उसका केयर करना कहलाता है। तो इसका एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना या फिर देखभाल करना। बस समझ में आ गया, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ऑब्लिक करके लिखे देखभाल करना, देखभाल करना। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब ठीक है, एड्यूकेयर हो गया, एड्यूसियर। अब यहां पे इसको क्या याद रखना है आपको, सियर को, सियर, सियर को आप याद रखें गियर से। किससे रखें, गियर। गियर का मतलब जब क्या होता है कि गाड़ी के अंदर अगर हम गियर डाल देते हैं तो वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो इसका अर्थ है आगे बढ़ाना या फिर विकसित करना, किसी को विकसित करते हैं या फिर आगे बढ़ाना। इस पे लिखे आगे बढ़ाना या विकसित कराना, आगे बढ़ाना या विकसित करना, विकसित करना। कितने सिंपल सिंपल बता रहा हूं, समझ में कितना, अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करें, दोबारा समझा दूंगा और क्या। एड्यूकेटम, CATUM, एड्यूकेटम का अर्थ क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी सीखने का मतलब क्या हो गया, यानी आपके शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। तो इसमें लिखे, इसी को भी समझने की कोशिश करेंगे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया। इसमें डैश करके लिखे सीखने सिखाने की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, फिर डैश ऑब्लिक करके इसमें लिखना आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और शिक्षण का मतलब क्या होता है, यानी शिक्षक क्या करता है, सिखाने का कार्य करता है। प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, अब ईड्यूको के बारे में समझते हैं। ठीक है, ईड्यूको, ईड्यूको का मतलब होता है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। क्या कहलाता है,
ई ड्यूको, ई का मतलब आंतरिक, और ठीक यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, ई का मतलब होता है अंदर और ड्यू का मतलब हो गया बाहर। क्या होता है? आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना ई ड्यूको कहलाता है। लिखिए, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। अब मैं याद करवाऊं आपको अच्छे से। देखिए, शिक्षा के अन्य जो अर्थ है, 4 शब्द आते हैं इसके अंदर, एड्यूकेयर, एड्यूसियर, एड्यूकेटम, एड्यूको। समझ में आ रहा है? एड्यूकेयर, एड्यूसियर, एड्यूकेटम, एड्यूको। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वहां पे पूछ सकते हैं कि एड्यूकेटम का अर्थ क्या होता है, तो पालन पोषण या फिर देखभाल करना। समझ में कैसे आएगा? केयर, एड्यूकेयर, बस इतना याद रखना है आपको, CARE। इसके अंदर फर्क कितना है? यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, और फिर सब अर्थ में क्या अंतर है? यहाँ पे एडुकेयर का मतलब पालन पोषण करना, देखभाल करना, याद हो रहा है आपको। सियर का मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना, और केटम का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। ई ड्यूको, ई का मतलब होता है अंदर, और डी का मतलब होता है, ड्यूको का मतलब होता है बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ई ड्यूको का मतलब होता है आंतरिक शक्तियों को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है? ई ड्यूको। फिर बात करेंगे कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की एक शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? आगे हम इन सभी के बारे में अच्छे से है जो कि डिस्कस करते हैं। पहले इतना लिखे, पीछे का लिख दिया होगा सारा आपने, अब लिखिए यहाँ पे, इतना लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इनकी अलग अलग परिभाषाएं जो है, ये तो शिक्षा का अर्थ है, फिर शिक्षा की परिभाषा जो अलग अलग विद्वानों ने दी है वो हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो क्या है। यानी शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार बात करें तो शिक्षा वह है जो हम कहाँ प्राप्त करते हैं? शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं भाई? शिक्षा हम विद्यालय या फिर कक्षा कक्ष में प्रदान करते हैं, जिस शिक्षा का संकुचित अर्थ है। फिर हम बात करेंगे आगे फॉर्मल एजुकेशन, यानी हम कह सकते हैं जो औपचारिक शिक्षा उसकी बात करेंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे, और नॉन फॉर्मल यानी आपके है जो कि हम कह सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, यानी आपके जो निरौपचारिक शिक्षा जो होती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखिए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ है इसके अनुसार, यानी शिक्षा वह चीज है या फिर शिक्षा वह है जो हम कक्षा कक्ष विद्यालय, हमें जो कि शिक्षा कक्षा कक्ष और विद्यालय में प्रदान की जाती है। और इसका व्यापक अर्थ क्या होता है कि शिक्षा वह है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है, यानी हम किसी भी चाहे टाइम हम सीख सकते हैं, या फिर जो सीखा है वो हम निरंतर लगातार जारी अपने अंदर रख सकते हैं, उसको सेव रख सकते हैं। और इसका अर्थ यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ ये होता है कि शिक्षा वह है जो हम कह सकते हैं हमारे जीवन में जीवन पर्यंत जो निरंतर जारी रहती है, यानी हम कहीं पर भी किसी के साथ किसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा वह है कहीं भी किसी के भी द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखे आप शिक्षा का संकुचित अर्थ, फिर सभी की परिभाषा लिखेंगे फ्रोवेल के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार और स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ये सभी परिभाषाएं हम लिखेंगे। पहले लिखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसमें लिखें इसके अनुसार
इसके अनुसार शिक्षा वह है जो हमें कक्षा कक्ष या विद्यालय में प्राप्त करवाई जाती है। जो हमें शिक्षा वह है जो हमें कक्षा कक्ष या विद्यालय में प्रोवाइड करवाई जाती है। जो हमें कक्षा कक्ष या विद्यालय में प्राप्त प्रदान की जाती है या फिर प्राप्त करवाई जाती है, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्राप्त करवाई जाती है, प्रदान करवाई जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, अब लिखे आप शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है कि शिक्षा वह है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। शिक्षा वह है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है या फिर निरंतर चलती है। जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। हम कहीं भी शिक्षा को हम कहीं भी किसी के भी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लिख इसी में लिख दीजिए साथ में आगे। शिक्षा को हम कहीं भी किसी के भी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब लिखो फिर परिभाषाएं लिखते हैं, 2-4, ज्यादा नहीं लिखूंगा। परिभाषाएं वैसे अगर बात करें आप मनोविज्ञान में तो बस किताबें भरी पड़ी है। अगर आपको खोजी पत्रकार बनना है तो मैं आपको, अगर आप कह देना मेरे को, आपको बहुत सारी परिभाषाएं मैं बता दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में जो पूछी गई है और पूछी जा सकती है, जहां तक हमारा आइडिया है, क्योंकि हमें हम कह सकते हैं 7-8 साल का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो प्रश्न मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, ये सब हम लोगों ने है जो कि भांप लिया है या फिर हम कह सकते हैं उसका आंकलन कर लिया है। तो ये बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी जो प्रश्न महत्वपूर्ण जो माने गए हैं वो ही हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक इस चीज़ का आप विश्वास रखिए कि जो पढ़ेंगे उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जाएगा नहीं। ठीक है, अब लिखे, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसकी परिभाषाएं लिखते हैं 4-5, जो फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिखिए, फटाफट से लिख दिया होगा, लिख लिया।
अब लिखो आप परिभाषाएं, एक नई हेडिंग लगाओ। शिक्षा की जो परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी है, यहाँ पे लिखे परिभाषाएं। ठीक है, सबसे पहले लिखे महात्मा गांधी की परिभाषाएं, फिर क्या उसमें कहा गया है वो भी बात हम अच्छे समझने की कोशिश करें। परिभाषा में लिखे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी गई है। यहाँ पे लिखें, नंबर लगा सकते हैं, फिर ऐसे ही लिख सकते हैं आप। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है वो किस प्रकार है। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, किस प्रकार से है जो कि दी गई है। यानी उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक का जो सर्वांगीण जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास में सभी क्षेत्रों में जो विकास होता है, जिसमें अगर हम बात कर सकते हैं बालक शारीरिक जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है उसका, और आध्यात्मिक विकास भी होता है। आध्यात्मिक विकास भी होता है, शारीरिक शरीर का, मानसिक मन अंदर का, और आध्यात्मिक यानी उसके अंदर आत्मा का जो विकास होता है, ये उन्होंने है जो कि कहा है ये सभी सम्मिलित है शिक्षा से। यानी उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा से। चलो लिखवा देता हूं पहले, मैं समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक का सर्वांगीण विकास, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है भाई, जिसमें शारीरिक, बालक का शारीरिक विकास भी सम्मिलित है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास व आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास सभी सम्मिलित है। विकास, आध्यात्मिक विकास सभी सम्मिलित है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या कहा गया है, मेन बात ये याद रखना है कि सभी प्रकार का विकास होता है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लेना, सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सभी प्रकार का जो विकास होता है। ऐसा मत महात्मा गांधी के अनुसार कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक का सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक ये सभी प्रकार के जो विचार इसमें आ जाते हैं, जो विकास होता है। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, एक तो अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि और विकास, इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं चर्चा करूं तो कर सकता हूं वैसे, लेकिन इस मेन टॉपिक में जो टाइम है वो खराब नहीं करूंगा, है ना। वैसे आपको पता होगा कि विकास क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होती है। एक तो विकास डेवलपमेंट और अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर होता है, कंपैरिजन उसके अंदर करेंगे बाद में ना। ठीक है, विकास जो है, विकास से आंतरिक होता है या फिर बाह्य होता है। चलो मैं आगे आपसे प्रश्न करूंगा, पहले इसकी ये 4-5 जो परिभाषाएं हैं ये लिखवा देता हूं ना। फिर आप लिखे, फ्रोवेल के अनुसार उसने कहा है कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है। लिखे, फ्रोवेल के अनुसार
फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा बालक को, यानी बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने की क्या देती है, शक्ति प्रदान करती है। यानी हम इसमें लिखे कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है या फिर शक्ति देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है। बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है, बाह्य रूप देती है। देखिए इसमें यह होता है कि जब आपके अंदर कितना भी कूट कूट के टैलेंट अगर भरा हुआ होता है, अगर आपके पास में शिक्षा का कोई भी एक पॉइंट मात्र भी शिक्षा का हम कह सकते ज्ञान आपके पास में नहीं है, तो आप उसको बाहर निकाल नहीं सकते। आपके अंदर जो भी कुछ है, टैलेंट है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। किसकी बगैर हम कह सकते हैं आपके अंदर शिक्षा अगर ग्रहण आप लोगों ने नहीं किए तो उसको बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा इसने कहा है, फ्रोवेल के अनुसार कहा गया है कि बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो शिक्षा के द्वारा ही बाहर निकल पाती है, या फिर शिक्षा जो है बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकलने का एक रूप या फिर मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर याद रखना है। अब लिखिए आप स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालक, वैसे देखिए यहाँ पे मेन बातें क्या याद रखनी, इसके अंदर सर्वांगीण विकास अंडरलाइन कर लेना, और इसमें फ्रोवेल के अनुसार आंतरिक शक्तियां को बाह्य रूप देती है, आंतरिक शक्तियां लिखना। यानी वैसे सभी की जो परिभाषा है वो एज इट इज सेम सी है, लेकिन कुछ शब्दों का फर्क है और उन्हीं शब्दों के अंदर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे विवेकानंद के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो इसमें केवल ये एक शब्द याद रखना आपको, अंतर्निहित, ये भी आंतरिक ही है। तो इसमें लिखे विवेकानंद के अनुसार बालक की शिक्षा जो बालक के अंतर्निहित की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद के अनुसार विवेकानंद के अनुसार शिक्षा डेस करके लिखे, शिक्षा बालक के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब लिखो अच्छे से, इसको समझ में आ गया। परिभाषाएं 3 लिखी है, महात्मा गांधी के अनुसार और फ्रोवेल के अनुसार और विवेकानंद के अनुसार। ये 3 परिभाषाएं लिखिए फटाफट से। देखो मैंने कहाँ लिख दिया, ये यहाँ इस तरफ जा रहा था, यहाँ आ गया, लास्ट में यहाँ तो हो ही जाता है। फिर 2 परिभाषाएं और लिखूंगा मैं, एक तो जॉन डीवी के अनुसार, एक अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार है कि स्वस्थ मनुष्य यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जो मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है, का निर्माण ही शिक्षा है। ये किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। और जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति या बालक में उन शक्तियों का विकास है जिसमें वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है,
वह अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है शिक्षा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए आप अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, इसने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर, क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, लिखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? दोबारा लिख देता हूं इसको, मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जैसे फिर आप लिखे अरस्तु के अनुसार लिख दिया, फिर लिखे जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी के अनुसार, इसमें इनके अनुसार ये कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति बालक में उन शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यक्ति बालक कह सकते हैं या फिर व्यक्ति कह सकते हैं, उन सभी शक्तियों का विकास है जिसमें वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, जिससे वह क्या कर सकता है? अपने व्यवहार के अंदर नियंत्रण रख सकता है या फिर अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है, जो भी उनकी संभावनाएं हैं। लिखिए लिखिए फटाफट से। शिक्षा व्यक्ति या बालक में उन शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यक्ति या ऑब्लिक करके लिखे बालक में उन सभी शक्तियों का विकास है, उन सभी शक्तियों का विकास है, शक्तियों का विकास है जिससे बालक अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है या फिर हम कह सकते हैं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है, जिससे बालक या व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, वह नियंत्रण कर सकता है, वह अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है, वह अपनी संभावनाओं को क्या कर सकता है? संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषाएं जो थी शिक्षा की वो यहाँ हो जाती है आपकी पूरी। अब शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का नेचर जो है वो हम बात करते हैं। चलो लिखो, फिर शिक्षा की जो प्रकृति है उनके बारे में बात करते हैं। लिख दिया यहाँ तक। फिर इसके बाद में चलो मैं एक बार विकास की बात यहाँ कर लेता हूँ। विकास और जो आपके अभिवृद्धि, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं।
लिख दिया। चलो एक बार विकास और इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो होता है अभिवृद्धि, ये वैसे हमारा आगे पॉइंट आएगा, उसमें पर बात करेंगे। विकास, जैसे अधिगम का विकास है उसमें पढ़ेंगे, अधिगम का विकास। अभिवृद्धि एक आता है विकास। एक बार नॉर्मल में समझने की कोशिश करना, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, आपको हेडिंग लगाना है शिक्षा की प्रकृति या फिर नेचर, उसके बारे में हम समझेंगे। एक बार इसको समझे। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? GROUTH, ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? विकास किसे कहते हैं अपने हिसाब से बताइए। नॉर्मल भाषा में बात करूंगा, बाकी डिटेल से आपको जब अधिगम का विकास हम पढ़ेंगे। अधिगम यानी कौन होता है? शिक्षार्थी या फिर सीखने वाला का विकास, बच्चे का विकास। सीखने वाला कौन होता है? बच्चा होता है, व्यक्ति होता है। शिक्षार्थी का विकास, ठीक है, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे। वैसे नॉर्मल में इनके बारे में बात करें कि विकास क्या होता है। और विकास जो होता है, आप बताएं क्या विकास आंतरिक स्वरूप है? विकास आंतरिक है या बाह्य? विकास आंतरिक है या फिर बाह्य? बताइए। विकास आंतरिक है या फिर बाह्य? विकास जो है वो है आंतरिक। विकास कैसे होता है? आंतरिक होता है। जैसे बात करते हैं। और अभिवृद्धि है, ये बाह्य स्वरूप है। अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर कई सारे अपवाद भी है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि बाह्य क्या है और आंतरिक क्या है, ठीक है। अब बाह्य ये है, ये जो अभिवृद्धि है इसके अंदर क्या होता है? जो नाप तोला जा सकता है। बाह्य शक्ति है तो नापा क्यों नहीं जा सकता, तोला क्यों नहीं जा सकता? जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई बालक है, उसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? उसकी हाइट बढ़ रही है, उसको नाप सकते हैं। उसका वजन बढ़ रहा है, उसको तोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक अभिवृद्धि हो रही है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। लेकिन उनकी अंदरूनी शक्तियां, जो हम कह सकते हैं, जैसे बालक बड़ा हो रहा है तो उसकी हाइट है, उसका वेट है, ये जिस चीज़ों को हम बाहर से परख सकते हैं, यानी इसको परख सकते हैं बाहर से, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रोथ, यानी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। विकास क्या होता है? उस व्यक्ति का, वो बच्चा बढ़ रहा है, उम्र उसकी अधिक हो रही है, तो उसमें क्या होता है? साथ साथ उसकी माइंड की जो शक्ति बढ़ रही है। पहले वह 1 घंटे में 2 पार्ट, 1 घंटे में मान लीजिए 1 पार्ट याद कर रहा था, और अब वो क्या कर रहा है? 1 घंटे में उसकी समझने की शक्ति, उसकी पढ़ने की शक्ति, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, फिरने की शक्ति, घूमने की शक्ति, ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? बच्चे का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी बच्चे का हाइट, जिसको नापा तोला जा सकता है, जो बाह्य शक्ति है वो अभिवृद्धि कहलाती है, और जो आंतरिक शक्ति है वो विकास कहलाती है, जिसमें हम कह सकते हैं तोला व नापा नहीं जा सकता। इसको बाहर से छू करके महसूस कर सकते हैं, अभिवृद्धि जो होती है, ठीक है। और विकास के अंदर यानी जिसकी आंतरिक शक्तियां जो डेवलप होती है, उसे विकास हम कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि नापा तोला जो जिसे जा सकता है वो अभिवृद्धि है। क्या है? अभिवृद्धि। लेकिन आंतरिक शक्तियां सारी क्या है? विकास है। लेकिन आप बताइए, हार्ट बीट जो होती है, हृदय की धड़कन, ये क्या विकास है या फिर अभिवृद्धि के अंदर आएगी? बताइए। हार्ट बीट, हार्ट बीट, इसके बारे में बताओ। हृदय की जो धड़कन है, क्या ये विकास के अंदर शामिल की जाती है या फिर अभिवृद्धि के अंदर शामिल की जाती है? अब इसमें 2 मत आते हैं कि ये विकास, क्योंकि ये आंतरिक शक्ति है, ये आंतरिक है, अंदर है, शरीर के अंदर है, तो हम कह सकते हैं ये जो हार्ट बीट है वो शरीर के अंदर है, तो वो विकास है। क्या है? विकास नहीं,
ये एक अपवाद है। ये अपवाद इस प्रकार से है क्योंकि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है भाई? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। तो आपने इसको आंकलन किया या नहीं किया, नापा या नहीं? फिक्स बता रहे ना कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। ये नाप लिया आपने तो किस में आ जाएगा? जिसको नापा तोला जा सकता है वो तो अभिवृद्धि है। तो फिर ये विकास कैसे हुआ भाई? ये अंदर है तो विकास में आ रहा है, और इसको नाप लिया हम लोगों ने, तोल लिया, फिक्स कर लिया कि भाई ये तो इतना है, तो ये तो अभिवृद्धि का आ गया। तो ये आपका अभिवृद्धि ही होगा। जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो विकास के अंदर शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो अंदर ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो मैन इसके अंदर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक अन्य आवश्यक जो जानकारी थी वो आगे हम बात करने वाले, जो अधिगमकर्ता का विकास जो हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक तो है क्या है, उसके बाद में हम बात आगे लिखे आप प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति, नेचर किस प्रकार से विस्तृत है। लिखे शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति ऑब्लिक करके लिखे नेचर। ठीक है, अब शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को किसी, हम कह सकते हैं एक विद्वान है एडम्स नाम का, एक बार समझने की कोशिश करें। विद्वान है एडम्स, इसने शिक्षा को द्विमुखी कहा है। कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रकृति है। कैसी है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब द्विमुखी, इसमें दो मुख्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होगा शिक्षक, दूसरा होगा बालक यानी छात्र जिसको कह सकते हैं, TS टीचर्स एंड स्टूडेंट। और शिक्षा का त्रिमुखी किसने बताया? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है। एक बार दोनों को समझने की कोशिश करें। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। इन्होंने कहा है शिक्षा दो मुख। अब दो मुख कौन कौन से? एक तो हो जाएगा शिक्षक और दूसरा हो जाएगा छात्र। TS कह सकते हैं, TS टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, एंड स्टूडेंट। तो ये इन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा शिक्षक पढ़ाता है, स्टूडेंट छात्र ग्रहण करता है। तो ये दोनों के बीच के जो संबंध है ये क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। शिक्षक स्टूडेंट बिना, स्टूडेंट्स के बिना किसको पढ़ाएगा, और स्टूडेंट टीचर्स के बिना कैसे पढ़ेगा? तो इन दोनों का जो महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं दोनों का योगदान ही क्या कहलाता है? शिक्षा एक जो द्विमुखी प्रक्रिया जो जिसने बताई है, एडम्स ने बताई है। तो ये बात कर सकते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया जो बताई है, ये इसके प्रतिपादक कौन है? एडम्स है। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा आपको। और त्रिमुखी, इसके अंदर दो तो ये हो जाएंगे, एक शिक्षक हो जाएगा और एक हो जाएगा छात्र। तीसरा क्या आ जाता है? इसके अंदर आता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तीसरे के अंदर बात करें शिक्षक और एक हो जाएगा आपका छात्र, तीसरा क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। ये तीन किसने बताया है? जॉन डीवी के अनुसार है, जो कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। इन्होंने शिक्षा को, हम कह सकते हैं इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का पक्ष लिया है और तीन जो है इनके है पक्ष बताए हैं। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक लघु समाज का दर्जा दिया है, या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा दी है। जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक है, छात्र और पाठ्यक्रम। इनको पाठ्यक्रम या फिर इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण जो होता है उनका, उसी को है जो कि माना गया है। पाठ्यक्रम का यानी इसमें अर्थ बताया गया है पर्यावरण। ठीक है, फिर हम शिक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। और जॉन डीवी ने ये बात कहाँ कही है, या फिर हम कह सकते हैं जॉन डीवी की एक पुस्तक है, कौन सी है? समाज, हम कह सकते हैं विद्यालय और समाज, यानी द स्कूल एंड सोसाइटी। इनकी कौन सी प्रसिद्ध एक पुस्तक है? द स्कूल एंड सोसाइटी। अब क्या करते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से लिखते हैं, फिर अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक इन शिक्षा के बारे में बातें करेंगे।
ठीक है। अब लिखो आप लिखे, एक नंबर लगा के लिखे, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया है। ये प्रतिपादक या फिर हम कह सकते हैं इसका प्रतिपादन, ये कथन किसने कहा है? लिखिए प्रतिपादक कौन है? एडम्स। प्रतिपादक है एडम्स, ठीक है। प्रतिपादक के जो कि कौन है? जनक कहें, प्रतिपादक कहें, कौन है? एडम्स। इन्होंने शिक्षा के दो पक्ष बताए हैं, जिसमें पहला शिक्षक, दूसरा छात्र। यहाँ पे जनक भी लिख सकते हैं, प्रतिपादक दोबारा लिखवा देता हूं, चलो। यहाँ पे ऐसे लिखे, प्रतिपादक या ऑब्लिक करके लिखे जनक, एडम्स। इन्होंने शिक्षा के दो पक्ष बताए हैं। इन्होंने शिक्षा के दो पक्ष बताए हैं, जिनमें पहला जिसमें पहला शिक्षक पक्ष व दूसरा पक्ष छात्र होगा, ठीक है। फिर आप वैसे एक डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखवा देता हूँ डायग्राम। TS द्विमुखी प्रक्रिया, यहीं पे करवाता हूँ। छात्र इधर करो, शिक्षक इधर करो, छात्र। टीचर्स, शिक्षक, छात्र, स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट हो गया, टीचर, ठीक। तो ये ऐसा बना के आप समझ सकते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुपक्षीदा, जैसे आप रिवीजन करेंगे, जैसे एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया, और रिवीजन जैसे आप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? दो मुखी, हम कह सकते हैं शिक्षा द्विमुखी है, तो दो मुखीदा पढ़ेंगे आप, टीचर स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट। चलो लिखते हैं, फिर 2 नंबर लिखे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये समझ लिया यहाँ तक? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। 2 नंबर लगा के लिखें, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके जनक कौन है? जनक या प्रतिपादक, जनक या प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी। जॉन डेवी। अब लिखे आगे, इन्होंने
शिक्षा को तीन पक्ष से इन्होंने शिक्षा के तीन पक्ष बताए हैं। तीन पक्ष बताए हैं इन्होंने। शिक्षा के कितने पक्ष बताए हैं? तीन पक्ष जो बताए हैं। बताए हैं या फिर सीधा लिख सकते हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तीन पक्ष बताए गए हैं। पहला पक्ष क्या हो जाएगा? शिक्षक। पहला पक्ष शिक्षक व दूसरा पक्ष, सीधा पक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा छात्र, कॉमा तीसरा पाठ्यक्रम, पब्लिक करके लिखे पर्यावरण। कि क्या है? पर्यावरण को कहा गया यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा पर्यावरण। अब एक लाइन और लिखे इसमें कि जॉन डीवी या फिर सीधा लिखे इसके प्रतिपादक जॉन डीवी ने इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का पक्ष लिया है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का पक्ष लिया है। शिक्षा का पक्ष लिया है इन्होंने लिया है। विद्यालय को एक लघु समाज की संज्ञा दी है। लिखे, इन्होंने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। इन्होंने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। ठीक है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, जॉन डीवी ने दी है। अब इनका कह सकते हैं, इनकी एक पुस्तक भी है, उनका नाम लिख देते हैं, द स्कूल ऑफ सोसाइटी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। डीवी की प्रसिद्ध पुस्तक सीधा लिखते हैं, डीवी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द स्कूल इनवर्टिंग कॉमा द स्कूल ऑफ सोसाइटी। द स्कूल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, विद्यालय और समाज। अच्छा, और समाज है तो यहाँ पे और एंड आएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी, ऐसे है। ठीक है, डीवी के अनुसार हम कह सकते हैं, सॉरी, डीवी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द स्कूल एंड सोसाइटी, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं जिसको क्या कहते हैं, विद्यालय और समाज। ये सही है, द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, फिर हाँ, वो तीन हम कह सकते हैं, वैसे हम लोगों ने लिख लिया तीनों के बारे में, शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम, यानी आपके जो पर्यावरण। ठीक है, ये तीन चरण आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन मुख्य इन्होंने बताए हैं, पक्ष इन्होंने बताए हैं। फिर शिक्षा के प्रकारों की बात करते हैं। ठीक है, चलो आप एक हेडिंग लगाओ, शिक्षा के प्रकार। जैसे शिक्षा के मूलभूत जो प्रकार है शिक्षा के, लिखे प्रकार। शिक्षा के प्रकार, जैसे पहले फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं,
नंबर लगा सकते हैं वैसे आप, या फिर सीधा इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले लिखिए औपचारिक शिक्षा, फिर सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। औपचारिक शिक्षा क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन वह होता है कि वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम हो, समय सीमा या फिर शिक्षण विधियां, ये सब क्या है पहले से निश्चित होती है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन कहलाते हैं। जैसे आप हम कह सकते हैं फर्स्ट से लेके 12 यानी आपके 12वीं तक, जबकि आप 12वीं है, कॉलेज है, जो भी आप कक्षाएं करते हैं, ठीक है, 12वीं तक मुख्य रूप से माने तो जो कक्षा करते हैं तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है, यानी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अब वो कैसे कि इसके अंदर जो 12वीं तक आपके एनसीईआरटी जो बेस एनसीईआरटी जो जारी करती है या फिर जो बुक होती है वो सभी की सेम होती है, और वो क्या है कि एक लागू हम कह सकते हैं वो आपका एक पाठ्यक्रम होता है, और उसके अंदर आपको स्कूल के अंदर कब जाना है ये सभी समय क्या होता है आपका फिक्स रहता है। स्कूल में सुबह जाना है या फिर अब 10 बजे से लगती है या फिर 4 बजे वापस आना है, तो ये सब क्या फिक्स है। वहाँ पे मिड डे मील जो भी है वो उसका टाइम फिक्स होता है, टीचर कौन क्या पढ़ाएगा, ये सिलेबस वगैरह सब पाठ्यक्रम ये सब फिक्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं पहले से जो निश्चित होती है उसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। फिर उदाहरण भी लेंगे, हम समझेंगे। फिर एक आती है अनौपचारिक शिक्षा। इन सभी के बारे में पहले एक लाइन इसके अंदर लिखे, फिर मैं आपको समझा दूं। लिखिए कि वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम, समय सीमा, शिक्षण विधियां पहले से निश्चित होती है। ठीक है, वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम, समय सीमा, शिक्षण विधियां क्या होती है, शिक्षण विधियां आदि सभी पहले से क्या होती है, निश्चित होती है। आदि या फिर सीधा लिख दिए पहले से निश्चित होती है, निश्चित होती है। ये सब क्या है, पहले से निश्चित होती है। तो वो शिक्षा क्या कहलाती है, आपके फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। फिर आप उसके बाद में यानी जैसे बात करें, पहले एक आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। पहले समझा तो मैंने दिया, आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी। अब आपको अगर पूछे कि औपचारिक शिक्षा कहलाती है तो आप उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। 1 नंबर पे लिखेगा परिवार, 1 पे आपको मिलेगा परिवार, लाइब्रेरी, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। लाइब्रेरी, विद्यालय या चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें से औपचारिक शिक्षा कहां प्राप्त की जाती है? औपचारिक शिक्षा से संबंधित ऑप्शन है, बताइए। क्योंकि पहले हमने वो परिभाषा समझ ली है कि वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम, उसकी समय सीमा और शिक्षण विधियां क्या होती है, हम कह सकते हैं पहले से निश्चित होती है। तो ये कहां पे होता है भाई, इनमें से क्या राइट क्या होगा, औपचारिक शिक्षा है जो कि कहां प्रोवाइड की जाती है, विद्यालय के अंदर। राइट होगा हमारा ऑप्शन 3। औपचारिक शिक्षा कहां प्राप्त करवाई जाती है, विद्यालय के अंदर। विद्यालय के अंदर
मैंने कहा अभी आपको कि जो बुक्स वगैरह पाठ्यक्रम सब निर्धारित होता है, क्या पाठ्यक्रम करवाना है, किस क्लास के लिए कौन सी बुक होगी, कितनी बुक होगी, कब उनके लिए कितना टाइमिंग रहेगा, कितने टाइम में उसका सिलेबस करवाना है, कितने टाइम के बाद में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, कितने टाइम पे स्कूल लगते हैं, क्या उसका ड्रेस कोड रहेगा, ये क्या है, निश्चित है, सब निश्चित रहता है। ठीक है। और फिर आता है आपके परिवार और लाइब्रेरी। ये शिक्षा, ये जो हम कह सकते हैं ऑप्शन है, वो किस शिक्षा के अंदर समाहित किए जाएंगे। अब यहाँ यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। और आपको अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट हो सकता है। चलो इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेंज दूंगा। 1 नंबर हो गया परिवार और 2 नंबर हो गया, 1 नंबर परिवार, 2 नंबर लाइब्रेरी, 3 नंबर दोनों, 4 नंबर विद्यालय। अब बताओ अनौपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करवाई जाती है। पहले वैसे मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई है। तो औपचारिक के अंदर तो सब ये पाठ्यक्रम समय सीमा वगैरह क्या है, निर्धारित होती है, पहले से निश्चित होती है। लेकिन अनौपचारिक के अंदर पहले से निश्चित नहीं होती है, कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं, क्या भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। वो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये आपके राइट होगा दोनों, यानी परिवार में भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए, जैसे सपोज करें औपचारिक शिक्षा के अंदर जो आपका है, औपचारिक शिक्षा के अंदर टाइमिंग निर्धारित हो गया, जैसे आप 10 बजे स्कूल लगी और 4 बजे छुट्टी। क्या आप 5 बजे जाओगे आपको वहाँ पे टीचर मिलेंगे? नहीं। क्या आप 4 बजे या फिर 5 बजे, या सपोज करो आपको 1 बजे खाना मिलता है मिड डे मील का, क्या 3 बजे फिर से मिड डे मील, सॉरी हम कह सकते हैं 3 बजे फिर से आपको खाना मिल सकता है? नहीं। क्या आप सुबह प्रार्थना करवाई, वो सब निश्चित होती है कि सुबह जाते ही प्रार्थना वगैरह जो भी करवाई जाती है, सब चीज़ निर्धारित होती है। क्या वहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक्स लागू होती है, क्या उसकी जगह आप दूसरी किताब वहाँ पे लागू कर सकते हैं? नहीं। वो एक औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें कुछ भी पूर्व से निश्चित नहीं होता, जैसे कि वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत का मतलब यह है कि आप, जैसे आप जीवित हैं तो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आप है जो कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वह कहलाती है आपके इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या कहलाती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि हम परिवार में प्राप्त करते हैं शिक्षाएं, लाइब्रेरी में बैठ के आप समय सीमा निर्धारित नहीं है, आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं, पूरी रात पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। ये सब आपका है जो कि क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, जिसमें पुस्तकालय भी है, परिवार भी है। तो आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न आपको पूछे तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा क्या है, औपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा है या अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा है, तो उसी के अनुसार आपको है जो कि अप्लाई करना है ऑप्शन की, भाई ये राइट होगा। फिर आता है निरौपचारिक शिक्षा, यानी नॉन फॉर्मल शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वह शिक्षा जिसमें बालक की आवश्यकता जो होती है उनको ध्यान में रखकर उसको लचीला बनाया जाता है। अब लचीला कैसे? ऐसे नहीं है कि जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा गीला करके उसको ऐसे मरोड़ देते, ऐसा नहीं है। यानी निरौपचारिक लचीला का मतलब क्या होता है कि जिसमें से बालक को असुविधाएं ना हो। निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर की वह शिक्षा जिसमें बालक की जो आवश्यकता होती है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन, सॉरी हम कह सकते हैं जो उदाहरण है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ का मतलब दूर, मान लीजिए कैसे भी आपको नॉर्मल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे ओपन स्कूल है, ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, पत्राचार से जो कई बीएड भी करते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे कोई समय सीमा, ये सब हम कह सकते हैं निर्धारित आपके नहीं होती है, यानी निश्चित नहीं होती है उसमें। जैसे आप घर बैठे जैसे पत्राचार से बीएड कर रहे हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ भी आप हम कह सकते हैं कोई डिग्री कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप घर असाइनमेंट वगैरह जो फाइलें वगैरह जो तैयार करके और वहाँ पे भेज सकते हैं। और आजकल तो ये भी सुविधा कर दी, ऑनलाइन भी आप पोस्ट ऑर्डर जो भी आप उससे भेज सकते हैं। तो क्या है, बच्चे की जो आवश्यकता सी थी उसी के अनुसार इसको क्या है, लचीला बना दिया गया है।
यानी घर बैठा व्यक्ति, घर बैठा स्टूडेंट, घर बैठा छात्र असाइनमेंट जो भी फाइलें हैं उसको तैयार करके उसको वहां जाना भी नहीं पड़ रहा है, वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी के माध्यम से है जो कि वहां पे भेज देता है और उसका रिजल्ट वहां पे जारी कर दिया जाता है। तो ये शिक्षा क्या कहलाती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऑप्शन का ध्यान रखना है, जैसे कि मतलब आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है दूरस्थ शिक्षा, यानी ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, पत्राचार पाठ्यक्रम है, या फिर प्रौढ़ शिक्षा आदि। प्रौढ़ शिक्षा के अंदर घरों के अंदर जो हम कह सकते हैं जहाँ भी माहौल बना वहाँ पे जो घरों के अंदर वो पढ़ाया जाता था, जो भी शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी वो प्रौढ़ शिक्षा जो कहलाती थी। ठीक है, फिर बाकी चलो इसके बाद में ये आगे इतना थोड़ा कुछ और भी पढ़ लेते हैं। 2 नंबर लगा के लिखो इस पे। अच्छा, औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ लिया, अब लिखे आप अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, वह शिक्षा जिसमें पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक लाइन मैंने नहीं लिखवाई नहीं कि वह शिक्षा जो आपके हम कह सकते हैं विद्यालय कक्षा कक्ष में प्रदान करवाई जाती है। चलो इसी के अंदर पहले मैं आपको उदाहरण वगैरह लिखवा देता हूँ। मेरी मेहनत बेकार होगी ना, कितनी एक लाइन लिखी थी मैंने तो मुश्किल से। इसके अंदर लिखो वह शिक्षा जैसे 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 विद्यालय या कक्षा कक्ष में प्राप्त करवाई गई शिक्षा, विद्यालय और कक्षा कक्ष में प्रदान की जाने वाली शिक्षा कहलाती है। प्रदान की जाने वाली शिक्षा, क्या कहलाती है, शिक्षा आपके औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, विद्यालय और कक्षा कक्ष। ठीक है, और यहीं पे अगर आ जाए आपके परिवार या फिर लाइब्रेरी तो आपका कौन सी हो जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। तो लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दिया। अब लिखो, इसमें यहाँ पे आ जाते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा एजुकेशन। ठीक है, इसमें वह शिक्षा जो पहले से कुछ भी उसके अंदर निर्धारित नहीं होता है, वह शिक्षा जिसमें कुछ भी पूर्व से निश्चित नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलती है। लिखिए इसमें, वह शिक्षा जिसमें पूर्व से निश्चित, जिसमें कुछ भी पूर्व से निश्चित नहीं होता है, कुछ भी पूर्व से निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्कूलों के अंदर जब हम 12वीं करते हैं या फिर बीए करते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या करना होता है, घर में तो आना ही पड़ता है, या फिर लचीली शिक्षा आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कई बार गुजरना। फिर जब आप
50 साल के 60 साल के हो जाएंगे तो फिर तो घर तो बैठना ही पड़ेगा, फिर आप लाइब्रेरी मतलब हम कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा में आ जाओ। तो यानी वह शिक्षा जिसमें कुछ भी पूर्व में या फिर पूर्व से निश्चित नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे परिवार, लाइब्रेरी, जैसे परिवार में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है, लाइब्रेरी है पुस्तकालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा। परिवार, लाइब्रेरी यानी ऑब्लिक करके पुस्तकालय, ले में प्रदान की जाने वाली शिक्षा वाली शिक्षा। समझ में आ गया? तो इसमें आपको पुस्तकालय, लाइब्रेरी और परिवार, इनको हम कह सकते हैं अंडरलाइन कर देना ताकि आपको सीधा फट से समझ में आ जाए। अब इसमें ये हो गई, ठीक है। अब लिखो आप नॉन फॉर्मल, लिख दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी आपके निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें लिखे कि वह शिक्षा जिसमें बालक की आवश्यकताओं के अनुसार या फिर आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उसको जो कि लचीला बनाया जाता है। लिखे वह शिक्षा जिसमें बालक या कह सकते हैं छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीला बनाया जाता है। लचीला बनाया जाता है, जैसे कि अब लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल यानी आपके दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। कोष्टक में लिखे ओपन स्कूल, कॉमा ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय जो होता है, ओपन यूनिवर्सिटी और आपके पत्राचार पाठ्यक्रम है प्रौढ़ शिक्षा आदि, है ना, कॉमा पत्राचार पाठ्यक्रम, कॉमा प्रौढ़ शिक्षा आदि। अब इसमें क्या करना है आपको, अपने अच्छे से इसकी ये जो लाइन, एक एक जो लाइन बनती है ये अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पे इनकी जगह कुछ और भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे गलत नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को मेन ये परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से अगर पूछ ले तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और तो साथियों
मैं आशा करता हूं कि जो भी आज हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो पहला चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें सारे प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया है। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट परेशानी अगर आपकी थी इसके अंदर कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और मैं आशा करता हूँ बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने इस सेशन को डिस्क्राइब किया है। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।